अंतिमा नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की अखरपुर नाम के छोटे गांव से बड़े सपने लेकर शहर आई थी एक मॉडल बनने। आज उसका एक स्टूडियो में एक इंटरव्यू था। आप हमें काफी पसंद है। हमारे अगले प्रोजेक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए कि आपको ही मिलेगा। क्या सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, ये तो आपका काम अच्छा है, इसीलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शहर में अंतिमा के कुछ और मॉडल दोस्त बने थे जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। यार मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही खराब गया। तो मेल मॉडल्स का क्या हुआ? क्या ही होना था यार, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे चुके थे, तो बस फॉर्मेलिटी हुई इंटरव्यू की। हाँ यार, बस टाइम वेस्ट हुआ। जब मेरा नहीं हुआ तो इस गांव की गवार का कैसे होगा? पहले ही हार मान लेनी थी इसे, पर एटीट्यूड देखो, इंटरव्यू देने चली गई। बस ठीक ही है, इतना भी मत सुनाओ बेचारी को। हाँ तू तो बोलेगा ही ना, तेरी नजर जो ठहरी उस पर। अंतिमा तभी एक बड़ी मुस्कान लिए वहां आती है। अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ होगा। ओह डियर, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये रिजेक्शन बहुत हार्ड होता है। तुम रो सकती हो मेरे कंधों पर। हाँ अंतिमा, तुम्हें सख्त बनने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो तुम क्या कह रही हो कि तुम वहाँ सिलेक्ट हो गई जहाँ शीला फेल हो गई है? हाँ, मुझे अगले प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या? तुम गुस्सा क्यों हो शीला? अरे नहीं, वो बस शॉक्ड है, तुम चिंता मत करो। राज को संभाल लो और शांत रहो। राज उसे पसंद है, तो थोड़ा सोच समझकर मुंह खोलो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए तुम्हारी नई कामयाबी के लिए, है ना विकास? शीला? हाँ बिल्कुल, खुशी की बात है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ हाँ। तो तय रहा। पर हम चलेंगे कहाँ? मेरा फार्म हाउस है ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। चलना कब है? शुभ काम में देरी कैसी? कल तक तुम लड़कियां सब तैयार हो जाओगी, तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है। वो सब राज के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर में जाले ही जाले हैं, मानो कोई पुरानी हवेली हो। तो ये है तुम्हारा फार्म हाउस? एक केयर टेकर ही रख लेते। कितनी गंदगी है, इसे साफ करने में तो छुट्टी खत्म हो जाएगी। सॉरी, हम चारों मिलकर काम करेंगे तो शाम तक हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता आराम करेंगे। हाँ ये सही रहेगा। चलो फिर, देरी कैसी? घर की साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं, पर विकास, राज और शीला घर के बाहर एक दूसरे से मिलने आते हैं। अगर ये ना होती तो आज वो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मेरा होता, और तुम सब इसे यहाँ सेलिब्रेट करने लाए हो, इस गांव की गवार को। शीला, तो थोड़ा सोच कर बोलो जो भी बोलना है। शीला, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ, पर खुद को कंट्रोल करो। मैं अंतिमा को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान तुम रखोगी। ठीक है, पता नहीं क्या दिखता है तुम्हें इस गवार में। चलो अब चलते हैं। राज तुम जाओ और हम दूर से ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ विकास, मुझे सपोर्ट करना और बताना कि अच्छा जा रहा है कि नहीं, ठीक है? राज अंतिमा के कमरे के बाहर एक गुलदस्ता अपने पीछे छुपाकर खड़ा था। अंतिमा, मैं राज, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा समय मिल सकता है? अंतिमा आंख मीचते हुए दरवाजा खोलती है। क्या बात है राज, इस समय कैसे आना हुआ? तुम भले ही सोकर उठी हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं है। वो मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस समय? बस 5 मिनट का काम है। ठीक है बाबा, आ जाओ। राज पहले हिचकिचाता है और फिर कहता है, वो अंतिमा, मुझे कहना था कि पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या ये बुके लेकर तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, तुम भी राज। मैं समझती हूँ कि मैं स्वीकार नहीं कर सकती,
मुझे माफ करना, मैं पहले ही सगाई कर चुकी हूँ। क्या? और तुमने ये बात अब तक बताई क्यों नहीं हमें? मैं पागलों की तरह इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, क्या यही सुनने के लिए? तभी विकास और शीला कमरे में आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था राज, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तुम लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हो? और राज, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अचानक सुनकर बुरा लगा होगा, पर तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। अंतिमा सही कह रही है राज, तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि ये हो सकता है। आओ अब चलते हैं। और अंतिमा, इस चीज को तुम भूल ही जाना, आखिर हमें तुम्हारे नए काम को सेलिब्रेट जो करना है। विकास सबको वहां से लेकर चला जाता है। ये खंडर तो काफी पुराना लगता है। हाँ, यहाँ कई साल पहले एक हवेली हुआ करती थी। अब यहाँ कोई नहीं आता और लोग इसे भूतिया खंडहर कहते हैं। ओह, मैंने अपने गांव के पास भी खंडहर देखा है, पर ये काफी अलग लगता है। राज, तुम इतने शांत क्यों हो? अब भी गुस्सा हो क्या? गुस्सा तो आएगा ही, आखिर मंगनी की बात छुपाकर इसका इस्तेमाल जो किया तुमने आगे बढ़ने के लिए। तुम कुछ भी मत कहो शीला, मैंने राज का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने मेहनत की है अपनी नौकरी के लिए। और राज, मैं तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ, पर अब ये नाराजगी छोड़ भी दो। अंतिमा। हाँ राज, बोलो। तुम अब वो मंगनी तोड़ दो। वैसे भी तुम्हें गांव में शादी करके क्या मिलेगा? मेरे पास सब है, अब भी समय है, अपना मन बदल लो अंतिमा। नहीं, ये नहीं हो सकता। और इस तरह लालच देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी लड़की के साथ रहने के लायक नहीं हो। एक छोटे से गांव की गंवार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। विकास! इस चेहरे का बड़ा गुमान है ना तुम्हें? ये सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा, फिर मरने के बाद अपनी इस सुंदरता के गुमान के साथ बैठी रहना। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों ये करने वाले हो। देखो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और कुछ मत करो प्लीज। चुप रहो, तुम्हारी नौकरी की जगह इसके कारण ही गई है। अब चुपचाप ये नजारा देखो। आई बड़ी मुझे ना कहने वाली। शीला इस मंजर को देखने के बाद बहुत डर जाती है और उसकी आवाज एकदम बंद हो जाती है। राज और विकास उसका सर और धड़ अलग करके उसे खंडहर में दफना देते हैं और अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए फार्म हाउस में वापस आ जाते हैं। चलो अब इसका किस्सा खत्म, अब हम आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। शीला, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हें अब वो नौकरी मिल जाएगी। हाँ। ये झूठी हंसी मेरे सामने नहीं चलेगी शीला। याद रहे, ये बात हमारे अलावा किसी तीसरे को पता चली तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर समझ गई तो सर हिलाओ। शीला डर कर अपना सर हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अंतिमा को जहां दफनाया गया था वहां पर एक प्रचंड रूप वाली राक्षसी बैठी थी। उठो। अभिमान, जलन, अनुचित क्रोध, इन सब भावनाओं ने मिलकर तुम्हारा ये हाल किया है। अब उठो और भावनाओं को जिसने धारण कर तुम्हारा धड़ और सिर अलग किया है, उन सब से अपना प्रतिशोध लो और उन पापियों के सिरों को उनके धड़ से अलग करो। ये मौका है तुम्हारा जो मैंने तुम्हें दिया है। राज, विकास और शीला। अंतिमा राक्षसी की ओर देखती है और वहां से चली जाती है। उस वक्त राज विकास के घर में बैठकर ठहाके लगा रहा था, पर शीला का चेहरा उस घटना की वजह से उतरा हुआ होता है। शीला, अगर तुम पूरे समय ऐसे ही मुंह बनाकर बैठी रहोगी
तो फिर ये जश्न किसी काम का नहीं है। राज, थोड़ा समय दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, बस वो घटना दिमाग से जा नहीं रही है, इस वजह से। ठीक है, जैसा करना है वैसा करो। अरे यार, अब ये लाइट की प्रॉब्लम चालू हो गई, कुछ भी दिख नहीं रहा। रुको, मैं टॉर्च ढूंढता हूँ। ठीक है भाई। ये आवाज कैसी? भागो यहाँ से, भागो। पर विकास, भागो, वो मर गया है। राज। कौन? अंतिमा। अंतिमा का भयानक रूप देखकर राज और शीला घर से भाग निकलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। राज, रुको राज। यही समय मिला था तुम्हें गिरने का, अब मरो यहीं पर, मैं चला यहाँ से। नहीं राज, प्लीज राज, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। राज शीला की एक नहीं सुनता और वहां से अकेला भाग निकलता है। शीला कराहते हुए उठती है और अपने घुटने पर लगी चोट को देखकर रोने लगती है। माँ, पापा। हाँ, अंतिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तुमसे जलती जरूर थी, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे छोड़ दो अंतिमा। मुझे माफ कर देना अंतिमा। राज थककर एक पेड़ पर हाथ रखकर खड़ा होता है और डर की वजह से उसकी सांसें उसके काबू में नहीं आती हैं। हे भगवान, आज बचा ले बस, मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा, ऐसा पाप फिर कभी नहीं करूंगा। अंतिमा, नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत पैसे दूंगा, उनका हरदम ध्यान रखूंगा। वो जो उस गांव में रहकर सोच भी नहीं सकते ना, वैसी जिंदगी दूंगा उन्हें, बस मुझे छोड़ दो। तुम जीवन के लायक नहीं, आखिर तक वही घिनौनी सोच। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुमसे प्यार करता था। हाँ, ऐसा ही था, तुम तो मुझे नहीं मार सकती। आखिर मैं तुमसे प्यार करता था अंतिमा, तुमने हाँ कर दी होती तो आज तुम जिंदा होती। अंतिमा राज की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके गले लग जाती है। देखा कितना आसान था, बस इतना ही करना था तुम्हें। अंतिमा अपने रूप में आकर राज को देखती है और राज इसे देखकर और खुश हो जाता है। तुम्हारा रूप भी ठीक हो गया, बिल्कुल बचपन में जो कहानियां सुनी थी उसी तरह। मैं तुम्हारा राजकुमार माँ, अंतिमा, मुझे माफ करना। कौन है वहां? अंतिमा? नहीं, तुम कौन हो? अंतिमा? अंतिमा को तुम पर दया आ गई होगी, पर मैं इतनी दयावान नहीं। वो रात का समय था। आलोक अपने दोस्त नितिन के साथ जापान के होटल में था। नितिन बेड पर लेटा हुआ सोने की तैयारी कर रहा था, मगर आलोक कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 1 बज रहे हैं आलोक, इतनी रात को तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे यार, कल वैसे भी हम दोनों इंडिया वापस चले जाएंगे और पूरा 1 हफ्ता हम दोनों का बिजनेस ट्रिप में ही बीता है। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम जापान पहली बार आए हो।
हम दोनों अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान तो आते जाते रहते हैं। मुझे पता था तुम ऐसी बोरिंग बातें करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम इनकार कर देते। आधी रात का समय हो चुका है, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इतनी रात को जापान की सूनी गलियों में भटकता फिरूंगा। इन सूनी गलियों के आगे एक बहुत अच्छा इंडियन कैफे भी पड़ता है, मैं बस वहीं तक जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, ये हमारा देश नहीं है बल्कि पराया देश है। इतनी रात में इस पराये देश में अकेले घूमना क्या सही होगा? बोला ना यार, टेंशन मत ले, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आलोक अपने होटल से बाहर निकल आया। होटल के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। दरअसल आलोक जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल के करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक इंडियन कैफे था। आलोक को उस कैफे की कॉफी बहुत पसंद थी। आलोक और नितिन दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान आते जाते रहते थे। आज आलोक और नितिन का जापान में आखिरी दिन था और कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से वो दोनों इंडिया निकलने वाले थे। आलोक की नजर सड़क पर किसी टैक्सी की तलाश में थी कि तभी उसे एक टैक्सी वाला मिल गया। टैक्सी वाला भी इंडियन था। कहाँ जाना है साहब? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इंडियन कैफे नाम का एक कैफे पड़ता है, मुझे वहाँ तक जाना है। अच्छा ठीक है साहब, बैठ जाइए। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब वहाँ से होते हुए घर चला जाऊंगा। आलोक टैक्सी के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद टैक्सी वाले ने आलोक को उस इंडियन कैफे के सामने उतार दिया और आलोक की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, एक बात बोलूं साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भाई, तुम हमारे देश के हो और मैं अपने देश के लोगों की बातों का विदेश में खास तौर पर बुरा कभी नहीं मानता। रात के 1 बज रहे हैं साहब और वापसी में शायद अब आपको कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आप अकेले भी हो तो मेरी एक सलाह मानिएगा, आप अकेले अपने होटल मत चले जाना। इतना कहकर टैक्सी वाला वहाँ से चला गया। आलोक ने टैक्सी वाले की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कैफे के अंदर चला गया और वहाँ करीब आधे घंटे तक बैठा रहा। आधे घंटे बाद उसे नींद आने लगी। आलोक कैफे के बाहर निकल आया, मगर उसने देखा कि वहाँ पर अब कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं थी। अगर टैक्सी का इंतजार किया तो शायद सुबह तक मुझे इंतजार ही करना पड़े। पैदल ही चला जाता हूँ। इतना बोलकर आलोक होटल की ओर पैदल ही निकल गया। आलोक एक गली के पास पहुंचा ही था। आलोक ने देखा कि एक जापानी सुंदर लड़की गाउन पहने हुए वहां थी। उस लड़की ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इतनी रात में उस लड़की को देखकर आलोक बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के पास चला गया। वो लड़की आलोक को बड़े रहस्यमयी अंदाज में देखने लगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपको तो बहुत अच्छी हिंदी भी आती है, मगर आप इंडियन तो है नहीं। मैं हर देश की भाषा बोल सकती हूँ। सच बताओ, क्या तुम मेरी मदद के इरादे से ही मेरे पास आए हो? अब आप जब पूछ रही हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आप जैसी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मैंने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। आपकी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं। यानी आपने आंखों से ही अंदाजा लगा लिया कि मैं कितनी सुंदर हो सकती हूँ। अगर मैं अपना मास्क चेहरे से हटा लूं, तो क्या आप मेरी सुंदरता की तारीफ करोगे? मुझे सुंदरता की तारीफ करना अपनी तारीफ सुनने से ज्यादा पसंद है। आलोक की बात सुनकर वो लड़की आलोक की ओर बहुत गौर से देखने लगी। अचानक उस लड़की ने अपना मास्क अपने मुंह से उतार दिया। उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर आलोक के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले दिन पुलिस को आलोक की लाश उसी गली के नुक्कड़ पर मिली। आलोक के दोस्त नितिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो अपने दोस्त की लाश इंडिया ले आया। आलोक के परिवार वालों ने नम आंखों से आलोक का अंतिम संस्कार कर दिया।
मगर इस घटना के 5 महीने बीतने के बाद भी आलोक के छोटे भाई राहुल को अपने भाई की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दोनों दोस्त अंजू और अर्जुन राहुल को समझा समझा कर तंग आ चुके थे। अब बस भी कर यार राहुल, तेरे भाई की मौत एक हादसा थी। कब तक अपने भाई को याद करके रोता रहेगा? मेरा दिल नहीं मानता अर्जुन। भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस रात उनकी मौत हुई उसके दूसरे दिन भैया घर आने वाले थे। अब इन बातों से क्या फायदा है राहुल? मुझे ये सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है कि भैया की लाश बड़ी भयानक अवस्था में जापान की गलियों में मिली और पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। राहुल, जापान की पुलिस कोई नकारा नहीं है। अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। अरे तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल यार। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल जापान जाऊंगा। मैं अपने भाई की मौत का रहस्य स्वयं पता लगाऊंगा और जिसने भी मेरे भाई की हत्या की है उसे हथकड़ियां पहनवा कर ही रहूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? जापान हमारी कंट्री नहीं है। मुझे बस अपने भाई के हत्यारे को पकड़वाना है अंजू, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है राहुल, लेकिन हम दोनों तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन राहुल अर्जुन और अंजू को लेकर पहली फ्लाइट पकड़कर जापान चला गया। जापान पहुंचकर राहुल ने रहने के लिए उसी होटल को चुना जिस होटल में उसका भाई आलोक रुका हुआ था। राहुल, हम जापान तो पहुंच गए, लेकिन जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं उसी रूम में आलोक और नितिन ठहरे हुए थे। लेकिन अब आगे क्या करना है? तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारे भाई की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत कैसे हुई? आज रात हम उसी जगह पर चलेंगे जहां मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात 8 बजे के बाद राहुल, अंजू और अर्जुन जापान की गलियों में टहलने लगे। राहुल जिस किसी भी व्यक्ति से 5 महीने पहले अपने भाई की हत्या के बारे में कुछ पूछताछ करता तो वो व्यक्ति डर की वजह से बगैर जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता। उन सबको डरा हुआ देखकर अर्जुन को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा। अर्जुन राहुल की ओर देखकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता राहुल कि यहाँ के लोग तुम्हारे भाई की मौत के बारे में सुनकर डर क्यों जा रहे हैं? कोई भी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राहुल। मैंने यहाँ की पुलिस से भी तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रात के अंधेरे में राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा जहाँ पर उसके भाई की लाश 5 महीने पहले जापान पुलिस को बरामद हुई थी। मुझे लगता है कि हमें वापस इंडिया चलना चाहिए। तुम अपने भाई की मौत को भूल जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कुछ भी बोलने से डर क्यों रहे हैं। राहुल ने इतना बोला ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी स्त्री की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने देश वापस लौट जाओ। उन तीनों ने देखा कि एक बूढ़ी जापानी औरत जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास होगी उन सबको अजीब सी नजरों से देख रही थी। आपको हिंदी भी आती है? हाँ, मुझे हिंदी आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानी सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। मैं अपनी जवानी में गाइड हुआ करती थी। 5 महीने पहले मेरे भाई की लाश इसी जगह पर मिली थी। मैं सब जानती हूँ। यहाँ का कोई भी नागरिक तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं। आज तक जिस किसी ने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो जिंदा बचा वो बताने के लायक नहीं रहा। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बरसों पहले हमारे जापान में कुचिसाके ओना नाम की एक जवान और अत्यधिक सुंदर स्त्री रहा करती थी। कहते हैं कि उसका पति अपनी पत्नी कुचिसाके ओना के ऊपर शक किया करता था। धीरे धीरे उसका शक इतना बढ़ गया कि उसने कुचिसाके ओना के चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ दिया। उसने कैंची से उसके मुंह को चीर दिया।
ज्यादा रक्त बहने की वजह से कुची साकेओना की मौत हो गई, मगर वो मर के भी नहीं मरी। वो आज भी मास्क पहनकर वही कैंची लेकर जापान की गलियों में टहलती है। अगर कोई बच्चा या जवान व्यक्ति उसे दिख जाता है तो वो अपना मास्क हटाकर उससे पूछती है कि क्या वो सुंदर है या नहीं। अगर व्यक्ति हाँ बोल देता है तो वो वही कैंची लेकर उसका चेहरा भी अपने जैसा ही कर देती है और वो मर जाता है। और अगर कोई ना बोल दे तो वो उसे जान से मार देती है। दोनों ही हालत में मौत पक्की है। तो आप कहना चाहती हैं कि मेरे भाई को उसी स्त्री ने मारा है जो मर चुकी है? हाँ, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो कुची साकेओना उसी घर में रहा करती थी। उस बूढ़ी स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वहाँ पर ठंड बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मुझे उस बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई लग रही थी राहुल। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस घर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री गाउन पहनी हुई धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उन तीनों के पास आ गई। अर्जुन उसकी आंखें देखकर सम्मोहित सा हो गया। वो सुंदर स्त्री बहुत ही गौर से उन तीनों की ओर देखने लगी। अचानक उस सुंदर स्त्री ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया। मास्क हटते ही उन तीनों के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस स्त्री के होठों के दोनों किनारे बुरी तरह से कटे और चीरे हुए थे। अचानक वो बड़े ही भयानक अंदाज में हंसते हुए उन तीनों की ओर देखकर बोली, तुम तीनों को मैं कैसी लगी? उसकी बात सुनकर उन तीनों ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उनके पैरों को किसी ने बुरी तरह से पकड़ रखा हो। तुम तीनों नहीं भाग सकते जब तक तुम ये नहीं बताते कि मैं तुम्हें कैसी लगी। क्या मैं सुंदर नहीं लगी? हाँ, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। सच? तब तो तुम्हें भी मेरे जैसा दिखना चाहिए। इतना बोलकर उस भयानक स्त्री ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से अर्जुन के दोनों होंठ काट कर फाड़ दिया। अर्जुन की तड़पते हुए मौत हो गई। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले ये बताओ कि मेरा चेहरा तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन चेहरे का आधा हिस्सा बड़ा ही भयानक है। अंजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक स्त्री ने क्रोधित होते हुए कैंची से अंजू की गर्दन काट दी। अंजू गिर पड़ी। राहुल डर से थर थर कांपता हुआ बोला, तुमने ही मेरे भाई को मारा था ना? कौन हो तुम और तुम सबको मार क्यों रही हो? मगर उस भयानक स्त्री ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ? नहीं, तुम इतनी कुरूप हो कि तुम्हारे जैसी बदसूरत स्त्री सारे संसार में नहीं मिलेगी। विश्वास नहीं होता तो एक बार खुद का चेहरा आईने में देख लो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस स्त्री ने अपनी कैंची राहुल के पेट में घुसेड़ दी। अगले दिन जापान पुलिस को उन तीनों की लाश उसी गली में मिली और वही बूढ़ी स्त्री जापान पुलिस को बता रही थी, मैंने इन तीनों को सचेत किया था कि ये कुची साकेओना का इलाका है, मगर ये सब नए जमाने के बच्चे थे। इन्हें इनकी मौत यहाँ तक खींच लाई। उन तीनों की लाश का पोस्टमार्टम करके उनकी लाश भी इंडिया भिजवा दी गई। कुची साकेओना का आज भी जापान की गलियों में भय कायम है।